नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें आज का मुद्दा। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी और फिर छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद से मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू मुद्दे की आग ने धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। जगह जगह समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही देशद्रोही और देशभक्त की परिभाषा को लेकर भी जबरदस्त टकराव नजर आ रहा है। यही वजह है कि छात्र, शिक्षक, वकील, पत्रकार अलग अलग गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जेएनयू मुद्दे ने देश में ध्रुवीकरण कर दिया है? देखिए ये रिपोर्ट। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी और फिर उसके बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी ने देश भर में देशद्रोही और देशभक्त की परिभाषा को लेकर बहस छेड़ दी है। लेकिन ये बात अगर बहस तक ही सीमित रहती तो गनीमत थी, लेकिन इस मुद्दे ने देश का ध्रुवीकरण कर दिया है। श्रीनगर से लेकर चेन्नई तक और अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक जेएनयू के मुद्दे पर घमासान मचा है। छात्र बढ़ गए हैं, शिक्षक बढ़ गए हैं, वकीलों के बीच और यहां तक कि पत्रकारों में भी मतभेद उजागर हो गए हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसकी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को देशद्रोह करने नहीं देगी। ये लड़ाई जेएनयू के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन तत्वों के खिलाफ है जो भारत की बर्बादी चाहते हैं और जो अफजल के ट्रायल को कातिल मानते हैं। कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। तो वो लोग जो है, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस के को हैंडओवर कर देना चाहिए। ये विषय उससे बढ़कर बाकी सब बना रहे हैं। बाकी देशद्रोह की कोई बात करे तो इसकी तारीफ तो कोई करना नहीं चाहिए। जबकि कई विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जेएनयू मुद्दे को गलत तरीके से हैंडल किया और बिना किसी सबूत के न सिर्फ जेएनयू को देशद्रोहियों का गढ़ बताया बल्कि छात्र संघ अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। जो केंद्र में अभी बैठे हुए लोग हैं, ये भ्रम न पालें कि वही राष्ट्रभक्त हैं। इस देश में राष्ट्रभक्त ही हैं, अन्य दलों के लोग भी राष्ट्रभक्त हैं। और जो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है। राष्ट्र विरोधी काम कोई भी करे उसको आप फांसी चढ़ाइए। देश के किसी भी कोने में राष्ट्र विरोधी नारे लगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन साथ में राष्ट्र विरोधी के नाम पे अगर तुम राजनीति करना चाहते हो, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर जेएनयू मुद्दे को हवा दी ताकि देश में ध्रुवीकरण हो सके और असम और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान के सब छात्रों को, पूरे इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को बदनाम नहीं करना चाहिए। जाहिर है लोग देशद्रोही और देशभक्त को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। अपनी राय से सहमति न रखने वाले को दुश्मन की नजर से देखा जा रहा है। यही वजह है कि जेएनयू से उठी ये चिंगारी अब शोला बन गई है और पूरे देश को चपेट में लेती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि असहमति को देशद्रोह का नाम देना कितना जायज है और क्या वाकई जेएनयू मुद्दे ने देश में ध्रुवीकरण कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। मुद्दा अभी भी बेहद गर्म है और हमारा आज का सीधा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, क्या जेएनयू मुद्दे ने देश का ध्रुवीकरण कर दिया है? इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल जो आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। देशद्रोही वर्सेस देशभक्त की ये जो लड़ाई चल रही है, ऐसा लग रहा है उसमें देश को बांटने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? बवाल की शुरुआत करने वाला जेएनयू का वीडियो कहीं फर्जी तो नहीं, क्योंकि ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि 9 फरवरी का वीडियो हो सकता है डॉक्टर्ड हो। देश विरोधी नारेबाजी करने वाले कब आएंगे गिरफ्त में? जो लोग वीडियो में देश विरोधी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए। क्यों?
असहमति को देशद्रोह का नाम देना आखिर किस हद तक जायज ठहराया जा सकता है? और बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह साहब, नेता हैं बीजेपी के, शहजाद पूनावाला जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विजय कुमार जो कि छात्र नेता हैं, एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सूरज सिंह वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आरएसएस विचारक संजीव उनियाल साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं अमीक जमई साहब जो कि नेता हैं सीपीआई के, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। आरपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे, जिस इशू को जेएनयू के वीसी लेवल पर निपटा लेना चाहिए था, आज आपको लगता है कि वो इशू इतना बड़ा बन चुका है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश में ध्रुवीकरण हो गया हो इस मुद्दे को लेकर? बटे हुए लोग नजर आ रहे हैं, कोई किसी को देशभक्त ठहराने की कोशिश कर रहा है तो कोई किसी को देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इशू इतना बड़ा इशू बन चुका है, देशद्रोही कौन, देशभक्ति किसमें है किसमें नहीं है, हर कोई सर्टिफिकेट बांट रहा है कि फलाना देशद्रोही है, फलाना देशभक्त है। आप कानून के हिसाब से हमारे दर्शकों को डेफिनेशन बता दीजिए कि देशद्रोही कौन होता है, देशद्रोह का आरोप किसी पर कब लग सकता है? देखिए, धारा 124A के अनुसार जिसमें सिडिशन ये बनाया गया है, हाँ, कि अगर गवर्नमेंट जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश है उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति बोलता है या राष्ट्र के विरुद्ध कोई बोलता है तो वो सिडिशन होता है। तो मैं आज के परिभाषा में कहूंगा कि जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, हाँ, वो देशभक्त है। जो भारत के संविधान के विरुद्ध बोलता है, हाँ, वो देशद्रोही है। हाँ, पार्टी द्रोही देशद्रोही नहीं है, पार्टी भक्त देशभक्त नहीं है। लेकिन भारत में वही हो रहा है जो आपकी डिबेट में हो रहा है जी। यहाँ लोग तेज आवाज करके समझते हैं कि उनकी बात ज्यादा बेहतर है, जबकि डिबेट होनी चाहिए और डिबेट में साथ साथ तार्किक होना चाहिए। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जेएनयू में जो हुआ, हाँ, सरकार पैसा खर्च करे, 11 रुपए जो है हॉस्टल में रख के, जो आज 2000-5000 में रूम नहीं मिलता वो उनको दे, और उसका नेट रिजल्ट ये रहे कि वो ये कहें कि भारत को तोड़ दो, भारत का नुकसान कर दो। मैं समीर जी दिल्ली में भी पढ़ा हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, 6 साल पढ़ा हूं। हाँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब था रोबस्ट बट रेस्पॉन्सिबल, अपनी बात कहो लेकिन जिम्मेदारी समझो। ये कौन सी जिम्मेदारी है जहां आप कह रहे हैं, जहां तक सुप्रीम कोर्ट तक का मौका दिया गया, ये नहीं है कि हमने उठा के कोई फेक एनकाउंटर कर दिया। हाँ। अफजल गुरु में सुप्रीम कोर्ट तक अपील पे अपील गई। बिल्कुल, यानी अफजल गुरु के समर्थन में जो लोग जेएनयू में नारेबाजी कर रहे थे वो तो देशद्रोह के दायरे में आता है ना फिर? तो इसलिए जो लोग भारत की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं वो तो देशद्रोही हुए ना फिर? नहीं, इसको थोड़ा सा गहराई से लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमेशा, क्योंकि ये छात्र हैं और छात्र हैं तो अमित मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद मिसगाइड होना भी स्वाभाविक है। हाँ, कुछ ऐसा भी लगता है कि ये छात्र नहीं है, इनके पीछे कोई दूसरी बाहर की ताकत है। हाँ। अगर 800 कौन बाहर विदेश में जा रहे हैं, हाँ, तो ये छात्र अपनी अकल से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे अगर कोई पेरेंट है, उसका बच्चा कोई गलत बात कह दे तो पहली बात में उसको जेल नहीं भेजा जाता, हाँ, पहले समझाया जाता है। तो सिडिशन अंतिम जो है आरोप होता है, पहला नहीं। हाँ, पहले तो उन पर रेस्ट्रेंट किया जाना चाहिए था। हाँ। जैसे वकीलों ने जो विद्रोह किया, ये उनकी भावना थी देशभक्ति की। लेकिन अगर बार काउंसिल कल उनको निकालने लगे तो मैं उनके विरोध में हूंगा। मैं कहूंगा कि वकीलों को पहले वार्निंग दो कि भाई शांतिपूर्ण तरीका नहीं होता वकीलों हाँ, के विरोध प्रदर्शन का। हाँ, मारपीट करना जरूरी था क्या? अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं वकील बिरादरी के साथ हूं, इसलिए कि अगर मेरे देश में रह के कोई मेरे देश को तोड़ने की बात करे तो मैं वकील बाद में हूं, देशभक्त पहले हूं। तो सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले देश है, राजनीति बाद में है। यहाँ सब लोग वोट की राजनीति के चक्कर में अभी मेरे मित्र बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। देश प्रेम क्या है? देश प्रेम की कल्पना और परिकल्पना सिर्फ एक चित्र से प्रेम नहीं है। देश प्रेम में है कि आप संविधान से प्यार करो, संविधान से आधारित जो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है, उससे प्यार करो। हाँ। देश के लोगों से प्यार करो। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप फिर उस आदमी को जो थोड़ा अलग है। एक मिनट अमित से सवाल है मेरा, ये नहीं, यह मामला थोड़ा अलग है। ठीक है कि मात्र अगर अफजल गुरु की बात हो तो एक बात है, क्योंकि किसी व्यक्तिगत मुद्दे पर आदमी अपनी ओपिनियन रख सकता है, लेकिन पूरे देश के अगर विखंडन की हम बात करें
तो मामला अलग हो जाता है। अफजल गुरु के बारे में 2 ओपिनियन हो सकते हैं, हाँ। लेकिन भारत की एकता के बारे में 2 ओपिनियन नहीं हो सकती। अगर कोई भारत की एकता के बारे में कहता है कि भारत रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। तो उस व्यक्ति को मैं देशभक्त नहीं मानूंगा। ठीक है, सही बात। यहाँ अफजल गुरु के बारे में बहुत से लोग हैं, हाँ। जो कहते हैं ठीक हुआ, कुछ लोग हैं कहते हैं गलत हुआ, हाँ। वो ओपिनियन हो सकती है। ठीक है, और ठीक है सूरज सिंह साहब, मतलब यही होता है। अब मैं सवाल ले लूं। अमीक जमे जी, जिस बात का जिक्र डॉक्टर सूरज सिंह ने भी किया कि जहां भारत की बर्बादी के नारे लग रहे हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि पूरे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो लोग, तो वो तो देशद्रोह के दायरे में आता है। क्या आपको लगता है कि लेफ्ट यूनियन की तरफ से जेएनयू के कैंपस के अंदर अगर इस तरह के नारे लग रहे हैं तो लेफ्ट यूनियन की तरफ से भी एक सख्त आवाज ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए उठनी चाहिए थी, जो नहीं उठी? ये तो सपोर्ट करने गए थे जेएनयू। अमीक जी, देखिए मैं बोलूंगा नहीं, चुप रहिए जो मैं बोल रहा हूं तो। अरे हम डरते हैं भैया। ये जितने लोग हमारे बैठे हैं आरएसएस के और बीजेपी के जी, इनको चाहिए हाँ, कि जरा समाचार पत्र कम से कम पढ़ लिया करें। अपनी पार्टी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले बता दें आज का मुद्दा। देश विरोधी नारे लगाने और देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के 5 छात्र जो 12 फरवरी से लापता चल रहे थे, उन्हें अचानक जेएनयू कैंपस में देखा गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीति तेज है। लेफ्ट पार्टी बजट सत्र में जेएनयू के मुद्दे पर सरकार को घेरने के मूड में है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देशद्रोह के आरोपी छात्रों की गिरफ्तारियां अब तक क्यों नहीं हुई? साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में आरोपी माने जा रहे 5 स्टूडेंट बीती रात कैंपस लौट आए। मुझे पता चला 9 फरवरी के कई वीडियो में दिखाई दे रहे उमर खालिद ने स्टूडेंट के बीच स्पीच भी दी। उमर का कहना है कि इन 10 दिन में उसे पहली बार लगा कि वो मुस्लिम है। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन से ताल्लुक रखने वाले उमर खालिद का आरोप है कि उसने ही 9 फरवरी को संसद पर हमले के गुनहगार अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताते हुए प्रोग्राम का आयोजन करवाया था, जिसमें कश्मीर की आजादी के समर्थन में और देश विरोधी नारे लगे। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उनसे इसके पक्के सबूत नहीं मिलते। ये भी सच्चाई है कि सोशल मीडिया पर जेएनयू में नारेबाजी के तमाम डॉक्टर्ड वीडियो मौजूद हैं। उमर खालिद अपने 14 मिनट के भाषण में इसे जेएनयू की छवि खराब करने की साजिश बता रहा है। आपको लगता है कि आप सबसे बड़ा नाक में दम जेएनयू ने किया और हम उसको खत्म कर देंगे, तो आप जैसे पहले भी बहुत आए थे और उनको ऐसी तरीके से निकाल के गया था। शायद आप इंदिरा गांधी को भूल गए। इमरजेंसी के बाद जब वो यहाँ आई थी उनको आने नहीं दिया गया था। उमर के अलावा आरोपी बताए जा रहे रामानागा, अनिर्बान भट्टाचार्य, अनंत और आशुतोष भी जेएनयू कैंपस में ही मौजूद हैं। आरोपियों ने लाइव इंडिया से हुई बातचीत में इतने दिनों तक छिपने की वजह भी बताई। साफ कहा कि उन्हें डर था कि अगर वो उस खराब माहौल में बाहर आ जाते तो लोग उन पर हमला करने से नहीं चूकते। ये छात्र जेएनयू प्रशासन को भी छात्र विरोधी बता रहे हैं। जिस तरह से एक माहौल बीच में क्रिएट हुआ, एक तरह से एक थ्रेट कॉल आने लगा हम लोगों को, माने थ्रेट टू लाइफ भी हुआ, स्टूडेंट कम्युनिटी को टारगेट किया गया, विच हंटिंग हुआ, तो एक माने टेरर का फियर का माहौल था। इसीलिए हम लोग को एक एडवाइस मिला कि आप लोग को एक सेफ जगह में रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग कुछ दिन के लिए जो पब्लिक डोमेन में थे, वो पब्लिक डोमेन जो हम लोग हमेशा होते हैं तो जेएनयू के आसपास थे, फिर हम लोग का फिर से रियलाइज हम लोग किए कि जेएनयू के स्टूडेंट कमेटी और टीचर कमेटी एक साथ इस बात को खड़ा हुए हैं, तो हम लोग फिर से नॉर्मल से होने के बाद वहाँ से फिर से आएंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि वो जिस तरीके से स्टूडेंट्स के खिलाफ बिहेव कर रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब बताइए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बनती है, टीचर से बनती है, आम कर्मचारियों से बनती है, लेकिन कोई वाइस चांसलर, कोई रजिस्ट्रार अपने ही स्टूडेंट्स के खिलाफ हो जाएगा कि जिसके कोई ग्राउंड पे नहीं, कोई सेडिशियस ग्राउंड पे नहीं है। सवाल ये भी है कि जो दिल्ली पुलिस इन स्टूडेंट्स की तलाश में पिछले कई दिनों से 10 राज्यों की हवा छान रही थी, उसका रुख अब इनके सामने आने के बाद इतना ढीला ढाला क्यों है? हर सिचुएशन को धैर्य से, शांति से, अटमोस्ट रेस्ट्रेंट से
हैंडल करें ताकि किसी भी असामाजिक तत्व को मौका ना मिले शहर का माहौल खराब करने का। एंड माई इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड आर वेरी क्लियर टू ऑल माई ऑफिसर्स, चाहे वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वाले थे जिन्होंने पटियाला हाउस को हैंडल किया, चाहे वो बाकी अन्य जिलों के ऑफिसर्स जिन्होंने जाट आरक्षण के सिलसिले में कम से कम 60-70 जगह पर मुजाहरों को डील किया। और इसी प्रकार से जेएनयू में भी जो मेरे ऑफिसर्स हैं, जो लोकल एसएचओ है, लोकल एसीपी है, उसको मेरी जो एक हमारी दिल्ली पुलिस की जो एक पॉलिसी है कि कानून की रक्षा करने में हमें अटमोस्ट रेस्ट्रेंट दिखाना है। वी शुड बी फर्म बट एट द सेम टाइम वी शुड गो इन फॉर ह्यूमेन पुलिसिंग। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष कन्हैया कुमार पहले से ही सलाखों के पीछे है। उधर इस पूरे मुद्दे पर लेफ्ट पार्टियां बजट सत्र में सरकार को घेरने का मन बना चुकी हैं। हमने सरकार से कहा कि आज ये जो हो रहा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का, ये मसला जो है ज्वलंत मसला है जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। जेएनयू के बारे में, नहीं तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, नहीं तो अन्य विषयों के बारे में चर्चा करने में सरकार को कोई संकोच नहीं है। कहीं भी सरकार ने कुछ गलती किया नहीं। रोज इश्यूज रेज करने के लिए हर एक को मौका है, मगर रूल्स के मुताबिक इश्यूज रेज करें, डिस्कस करें, डिबेट, डिस्कस, डिसाइड, डू नॉट डिसरप्ट। बड़ा सवाल ये है कि जिन छात्रों को देशद्रोह जैसे गंभीर जुर्म का आरोपी बताया जा रहा है, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं भी या नहीं। अगर हैं, तो देशद्रोह के आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी में देरी क्यों की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेएनयू मुद्दे को साजिशन हवा देकर बड़ा बनाया गया? आज की सबसे बड़ी बहस में इसी से जुड़ा है सीधा सवाल। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है। हमारा सवाल है, देशद्रोह के आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई? साथ ही कुछ और अहम सवाल जो आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। क्या सबूतों के अभाव में ढीली पड़ी दिल्ली पुलिस? ये हैं वो सवाल जो आज की इस बहस में उठेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का रवैया थोड़ा ढीला नजर आया आज। क्या पुलिस जांच से पहले छात्रों को देशद्रोही बताकर उनके साथ नाइंसाफी हुई है? क्या जेएनयू मुद्दे को साजिशन हवा देकर बड़ा बनाया गया? और क्या अफजल की फांसी को न्यायिक हत्या करार देना देशद्रोह नहीं है? और बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा गला आज थोड़ा खराब है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम बोलूं, अपने मेहमानों को ज्यादा मौका दूं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विनोद बंसल साहब, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमीक जमेई साहब, नेता सीपीआई, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सूरज सिंह, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर नासिर हुसैन, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहला सवाल सुदेश जी आप से, क्योंकि जाहिर है सरकार आपकी है केंद्र में, और दिल्ली पुलिस का आज का जो रवैया रहा वो थोड़ा ढीला ढाला नजर आया। जिन छात्रों के खिलाफ लगातार इतने दिनों से बयानबाजियां चल रही थी, जिन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जब वो जेएनयू में खुलेआम घूमते नजर आते हैं, भाषण देते नजर आते हैं, तो दिल्ली पुलिस इजाजत की बात करती है कि भाई अभी तक इजाजत नहीं मिली है कैंपस में घुसने के लिए। ये रवैया क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि आप गलत आदमी से प्रश्न पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। हम भी चाहेंगे दिल्ली पुलिस बहुत इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, हाँ। और इसको नतीजन तक पहुंचाए। सुदेश जी, आप ही की तो पुलिस है जी। 2-3 मुद्दे हैं, आपको आप हमेशा एक डिफरेंस रखिएगा कि बीजेपी माइक्रो मैनेज नहीं करती। हाँ। जैसे आपका एडिटर आपको नहीं बोलता होगा क्या प्रश्न पूछने हैं, उसी तरह पुलिस को अपना काम करना है, पुलिस अपना काम करेगी। हाँ। लेकिन आपको इन मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का बोलता है कि पुलिस को नहीं आने देंगे, और जो अंदर लोग हैं, जो आरोपित लोग हैं अंदर हैं, तो इस केस में पुलिस क्या करे? पुलिस अगर जाती है तो वो गलत करेगी। अभी तो लोग बोल रहे थे कि पुलिस को कैंपस में नहीं घुसना चाहिए, तो पुलिस बाहर खड़ी है। न्याय का तकाजा ये बोलता है, लॉ का तकाजा ये बोलता है, ये स्टूडेंट्स चूंकि क्लेम कर रहे इनोसेंट हैं, सारे टीचर्स बोल रहे हैं इनोसेंट हैं, तो इनको खुद सरेंडर करना चाहिए, लॉ को फेस करना चाहिए। लॉ से आप भाग नहीं सकते। लॉ से भाग करके आप अपने केस को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। कितने भी आप देखिए जुलूस निकाल लीजिए, कितने भी आप लोगों को ले आइए, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम है। लॉ से ही आपको ट्रीट किया जाएगा, लॉ पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा।
सुरेश जी, लेकिन ये बात इसलिए कही जा रही है, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपने भी देखा होगा, सुना होगा, जगह जगह लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि जो फुटेज थी 9 फरवरी की, जो फुटेज जिसके आधार पर ये सारा बवाल शुरू हुआ, वो फुटेज ही डॉक्टर्ड थी, मॉफ थी। देखिए, हम लोग अगर इस तरह से मीडिया ट्रायल करें और सब कुछ जजमेंट दे दें तो फिर न्यायालय का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ। आपको लग रहा होगा सिर्फ फुटेज पर है, लेकिन हमें लगता है फुटेज छोड़ के और भी कुछ एविडेंसेस होंगे पुलिस के पास। हाँ। पुलिस को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। हाँ। और हम लोग सिर्फ मीडिया में ही सब कुछ नहीं प्रूव कर सकते। हाँ। अभी जिस पर भी आरोप, मान लीजिए कल हमारे ऊपर आरोप लगे तो हमें लॉ के पास जाना पड़ेगा। हम लॉ से भाग नहीं सकते। अगर आप भागेंगे तो आपको भगोड़ा बोला जाएगा। हाँ। तो जेएनयू में ये क्यों छुपे हुए हैं, और वहां की अथॉरिटी को भी होना चाहिए कि नहीं, आप जाइए, लॉ फेस करिए। ठीक है विनोद बंसल साहब, फिर यहां पर दिक्कत हो गई क्या? जिस तरह से तमाम सबूतों की जांच हुए बगैर, कोर्ट का आदेश आए हुए बगैर उन छात्रों को जिस तरह से देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई, क्या वो गलत था? अब आप ये बात मानेंगे? समीर भाई, ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई जब कोर्ट में बेसिकली जाता कब है मामला। हाँ। जब पुलिस ने शिकायत करी। हाँ। और पुलिस ने उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर ले लिए। गिरफ्तारी के ऑर्डर न्यायालय ने दिए, कोई पुलिस ने नहीं दिए। जब ऑर्डर दिए तो निश्चित रूप से उसको इमीडिएटली पहले तो गिरफ्तार होना चाहिए। जो लोग भगोड़े हैं वास्तव में, अगर कहीं भी हैं, देश के किसी भी भाग में छुपे हुए हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में या कहीं बाहर हैं। हाँ। मैं तो कहूंगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति जी को भी और डीन, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को भी कि ऐसे देशद्रोही को, अगर वास्तव में देशद्रोही है, वास्तव में का मतलब यह है कि जिस तरह के नारे देश ने पूरे देश में सुने और जिस तरह की ज्वाला भड़की है इस देश के अंदर, हाँ। उसको शांत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अपनी छवि को ठीक रखने के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे सारे देशद्रोही लोगों को जिनके ऊपर भी आरोप हैं, हाँ। उनको तुरंत पुलिस के हवाले करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये बात सुरेश जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि वास्तव में देखिए, ये इस बात को, ये हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। हाँ। कि हम जो है अनावश्यक रूप से किसी को देशद्रोही बनाना और देशद्रोही के तमगे से हटाना, हाँ। ये मीडिया का काम नहीं है। हाँ। न किसी व्यक्ति का काम है। लेकिन वास्तव में जिस तरह के नारे लगे वो देश के लिए शर्मनाक है। हाँ। देश की जनता इस समय उबली हुई है बुरी तरह से। इसलिए उस उबाल को ठीक रखने के लिए हाँ। मैं कहता हूं जेएनयू विश्वविद्यालय के अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टूडेंट्स को, सबको मिल करके ऐसे द्रोहियों को तो ऐसे में विनोद जी जो पुलिस के हवाले, देखिए पुलिस के हवाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम लोग इन छात्रों को लगातार देशद्रोही बता रहे थे, जिसकी वजह से बता नहीं रहते भाई। उन्होंने जब नारे लगाए तो देशद्रोही हैं। नारे लगाए या नहीं, ये बात तो तय ही नहीं हुई, साबित ही नहीं हुई। मैं उससे पहले कंफ्यूजन पर क्यों आ गए? कन्विक्शन देखो बड़ा क्लियर है। हाँ। अगर किसी को नारे लगाते हुए हमने देखा, हाँ। और उसने नारे लगाए, या तो वो कहें सीधा सीधा कि नहीं हमने नहीं लगाए। हाँ। इस तरह नहीं लगाए, वो कह रहे हैं कोई एंटी नेशनल बयानबाजी नहीं की। नहीं, मैं कहता हूँ वो साफ कह रहे हैं इस बात को। हाँ। भाई कश्मीर की आजादी उनको चाहिए। हाँ। उनको भारत की बर्बादी भी चाहिए। हाँ। उनको याकूब मेनन और जो अपने अफजल गुरु जो कन्विक्ट हुए देश के सुप्रीम कोर्ट ने रात को 3 बजे तक जग के, दुनिया के इतिहास में कभी कुछ नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये भारत का न्यायालय है सिर्फ जो कि ऐसे देशद्रोहियों को बर्दाश्त करता है। और 3 बजे तक पूरे सर्वोच्च न्यायालय को खुला रखा, और उसके बावजूद इतने ट्रायल होने के बावजूद भी हाँ। वो उसको जब फांसी हुई, हाँ। तो फांसी के बाद उसके जनाजे में कौन लोग शामिल हुए, और उसके बावजूद भी लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उसकी जुडिशियल हत्या हुई है। हाँ। ऐसे लोगों को तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। और सबसे बड़े देशद्रोही तो वो हैं जो इसको ठीक है न सिर्फ इसका जो झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनका साथ देने वाले भी सभी जितने भी राजनेता हैं या जो अभिनेता हैं या जो पत्रकार हैं, ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, उन सबको भी डूब कर मरना चाहिए। और मैं कहता हूं, चलिए ठीक है विनोद जी, आपकी बात समझ गया मैं। अमीक जमई साहब, अगर इन छात्रों ने वाकई एंटी नेशनल बयानबाजियां, एंटी नेशनल नारेबाजी नहीं की थी, तो ये इतने दिन से 10 दिनों से आखिर छुपे हुए क्यों थे? क्यों नहीं मीडिया के सामने आए? क्यों नहीं पुलिस के सामने आए? क्यों नहीं गिरफ्तारी दी और दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त हो जाता? इतने दिनों तक छुपने की क्या जरूरत थी अगर कोई गलती नहीं की थी तो? और अभी भी क्यों नहीं आ रहे सामने? हेलो, हाँ समीर साहब, सबसे पहले तो जो है मैं पंपोर में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं जी, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मेरे जज्बात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो जज्बात थे उनके परिवार के साथ हैं। कॉमरेड रजनूर जम्मू एंड कश्मीर के सीपीआई के सेक्रेटरी थे। आतंकवाद की शुरुआत में वो भी इन्हीं गोलियों का शिकार हुए थे। मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं जी। और आज मुझे बहुत ही शर्म आ रही है इस राष्ट्रीय चैनल पर बात करते हुए कि अफजल गुरु को जो पार्टी शहीद मानती है पीडीपी, आरएसएस, भाजपा आज उनके साथ बिस्तर में एक दूसरे के साथ गर्म कर रहे हैं ये लोग। दूसरी बात आपने पूछा जेएनयू के बारे में। ये जो नौजवानों के बारे में जो मुझे रात में पता चला 1:30 बजे,
जो हमारी जो AISF है, कन्हैया जिसके अध्यक्ष हैं जी, तो उनके जरिए हमें पता चला कि ये नौजवान JNU के अंदर हैं और मुझे पुलिस से भी मेरी बात हुई तो नौजवानों ने कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं। सादे कपड़े में पुलिस वाले विश्वविद्यालय के अंदर थे। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान में ये जो उमर खालिद का वीडियो दिखा रहे हैं, जितने भी छात्रों से बात हुई है सबने ये कहा है कि हम सरेंडर तो नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस को अगर हमें पकड़ना है, गिरफ्तार करना है तो कैंपस में आए, हमें गिरफ्तार कर ले। ये तो सीधे सीधे चैलेंज है शासन को। नहीं, मैं देखिए आज जरा लोगों की आप भाषा देखिए। हाँ, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी भाषा समझिए जी, जो हमारे BS बस्सी हैं कमिश्नर दिल्ली की, उनकी भाषा समझिए। आज मुझे पहली बार लगा है कि BS बस्सी साहब संविधान के नौकर हैं, ना कि RSS के नौकर। ये बात सही है, आज वो काफी टोन डाउन नजर आया। बात हो रही है, इसका जिक्र किया था मैंने जी, बहुत टोन डाउन। अरे ये जो आपके चैनल में दो महानुभाव बैठे हैं ना, एक जो ये बजरंग दल या किसके हैं, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने कन्हैया के बारे में जो कहा था, हाँ, इनको देश में माफी मांगनी चाहिए। SFI के माध्यम से आखिरकार जिन्होंने राष्ट्र को किया है, आखिरकार अफजलपुर के जो सपोर्टर हैं उनको क्यों नहीं लाते आप भाजपा पे RSS को देखकर आज? ठीक है अमिक थोड़ा गुस्से को काबू में रखिए प्लीज। आप बताइए ना, इस सब पर बताइए।